Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. तो हम कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक जो कि आपके मॉड्यूल बी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम उसके आगे ही जाएंगे, एक कदम लेंगे और आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे ऑपरेट करती है, वो तो हमने सीख लिया। एक कमेटी होती है जो कि पहले बनती है, जो कि सारे के सारे कामों को एग्जीक्यूट करती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट फर्दर लेट मी टेल यू कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में से। एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड कि कितनी इंटेंसिटी के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपका काम आसान करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो वो आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता क्या है। नाउ ये एक कमिटी है, ठीक है, जो कि इंश्योर करती है कि जो की फीचर्स है मॉनेटरी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अटेन हो। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि अदर देन ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ही एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, राइट। लीगल मैंडेट क्या है इसका? आरबीआई एक्ट। लीगल मैंडेट मतलब कौन सा ऐसा लेजिस्लेचर, कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि मेक श्योर करता है कि ये काम इंश्योर हो, है ना। या ये जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर लीगल नॉर्म्स कहाँ पर डिसाइड किए हैं, वो किए गए हैं आरबीआई एक्ट 1934 में डिसाइड। इसे अमेंड किया गया था ना 2016 में। रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है कि आरबीआई से कंसल्ट कर कर वो इन्फ्लेशन के टारगेट्स को सेट करें हर 5 साल में। प्रेजेंट इन्फ्लेशन टारगेट्स क्या है? इट इज 4%। 4% ऑफ व्हाट? 4% हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। अब अगर आपको याद होगा कि हमने ये बात करी थी, एक हमने पढ़ा था होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इसको बोलते हैं, है ना। सीपीआई। और सीपीआई में हमने 5 तरीके का जो सीपीआई है उसके बारे में बात करी थी। नाउ होलसेल वाज समथिंग जो कि पहले यूज होता था। Many years before, wholesale price index was something that was used to define monetary policies. लेकिन अब हमने एक लाइन पढ़ी थी कि CPI जो कंबाइंड वाला है, कंबाइंड CPI जो है वो यूज होता है टू डिसाइड कि आपका इन्फ्लेशन का या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी अगर आपने टारगेट सेट करना है इन्फ्लेशन को लेकर, तो आप कंसिडर करते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड वाले को। तब हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, आज हमें उसका मतलब समझ में आया कि वो क्या था, है ना। तो सीपीआई कंबाइंड जो है 4% होना चाहिए, लेकिन ±2% जा सकता है क्योंकि हर चीज़ इतनी सर्टेन तो होती नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मार्केट एंड कंजम्पशन एंड एवरीथिंग, है ना, कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये 6% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। तो 2 to 6 की जो रेंज है, बिकॉज 4% आपका एक्चुअल टारगेट है, ±2% करके 2 to 6 की रेंज है, तब तक मामला नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर जाती है इन्फ्लेशन या इससे नीचे हो जाती है, फिर दिक्कत की बात है। फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, फिर जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसे अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आरबीआई को। ठीक है जी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये क्यों बनती है? अगेन ये इसलिए बनती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके, ठीक है। ऐसे ऐसे नॉर्म्स, रेट्स, रेपो रेट्स लगाकर हम इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रख सकें। तो चलिए समझते हैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स एमपीसी के। तो इसमें 6 मेंबर्स इन टोटल होते हैं। कहाँ पर लिखा है, किसने दिया ये प्रोविजन के 6 मेंबर्स होने ही चाहिए? 45 एक्ट जो है, सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात जब भी हो तो सेक्शन 45 इज द एक्ट दैट यू हैव टू कंसिडर। अब इसमें आगे जेड बी और है ना। यहाँ पर जेड बी लिखा है, यहाँ पर जेड एन लिखा है, इनका क्या मतलब है? ये सब सेक्शंस है। तो सेक्शन 45 जेड बी जो है वो बताता है कि आपकी कमिटी में कितने लोग होने चाहिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, है ना। चेयरमैन होगा सबसे जो टॉप लेवल का है, सेकंड इंचार्ज होगा, बाकी के मेंबर्स होंगे, उसमें से कुछ मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे एंड सो ऑन। उनका टेन्योर कितना रहेगा, वो सब चीज़ें बताई हैं हमें सेक्शन 45 जेड बी में। हमें क्या याद रखना है कि चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके पास कास्टिंग वोट की पावर है। क्या होता है कास्टिंग वोट, आगे देखेंगे। एंड इंचार्ज जो है वो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर है, ठीक है जी। फर्स्ट मीटिंग वॉज फॉर्म्ड
ऑन 29th सितंबर 2016। इसमें एक साइलेंट पीरियड या लॉकडाउन पीरियड भी इसे कहते हैं, या ब्लैकआउट पीरियड, नॉट लॉकडाउन, ब्लैकआउट, ब्लैकआउट पीरियड। ठीक है, तो ये जो साइलेंट पीरियड होता है ये वोटिंग से 7 दिन पहले और अनाउंस होने के बाद कि ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी बन गई है ये, उसके 7 दिन के बाद, तब तक आरबीआई का कोई भी मेंबर अलाउड नहीं होता टू गिव एनी स्टेटमेंट टू द मीडिया। दे हैव टू बी ऑल वेरी साइलेंट। ठीक है, तो ये इसको साइलेंट पीरियड हम बोलकर डिनोट करते हैं, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद। इसमें टूल्स जो हैं उनकी मदद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जाता है। टूल्स में क्या आ गए, रिजर्व्स, इंटरेस्ट रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्या होते हैं ये अगले आगे जैसे जैसे हम फर्दर इस चैप्टर में बढ़ेंगे हम ये चीज़ कवर करेंगे। अगर मान लो ये जो 6% की हमने बात करी थी, 2 to 6% का टारगेट, अगर ये अचीव ना हो पाया, 1% हो गई, तो सेक्शन 45ZN आ जाएगा, इट विल कम इनटू फोर्स, और ये बताएगा कि क्या क्या उस टाइम पे स्टेप्स लेने चाहिए अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है ना, या नीचे चली गई या ज़्यादा हो गई, तो क्या क्या चीज़ें कर कर आपको उसे दोबारा से ट्रैक पर लाना है और किस किस को अकाउंटेबल होना है। तो ये कमिटी जो है ये जवाबदाही होगी, किस किस को होएगी, कितने टाइम पीरियड में क्या क्या रीजंस देने हैं, क्या मेजर्स देने हैं, वो सब सेक्शन 45ZN में बताया गया है। अब ये जो मीटिंग है ये साल में मिनिमम 4 बार मिलनी चाहिए, लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट 6 टाइम्स वी मीट, हर क्वार्टर में एक बार। ठीक है, एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम तो 6 टाइम्स मिल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वारम मतलब मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड, कितने मिनिमम मेंबर्स होने ही चाहिए फॉर द मीटिंग टू बी कंडक्टेड, तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। ईच मेंबर ऑफ एमपीसी हैज़ वन वोटिंग राइट। ठीक है, तो 6 मेंबर्स हैं, सबके पास वन है, तो अगर 3 और 3 राइट हो गया किसी चीज़ को लेकर, 3 एक चीज़ बोले, 3 एक चीज़, तो क्या होगा, तो जो कास्टिंग वोट है वो यूज़ होगा, यानी कि उनके पास 2 जो वोट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट का राइट था, दैट मीन्स अब सबके अगेंस्ट एक वोट और देकर वो डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अगर कभी ड्रॉ की सिचुएशन आए तो ही ऑलवेज हैज़ द कास्टिंग वोट। तो मिनट्स जो है वो पब्लिश होते हैं, मिनट्स मतलब जो भी मीटिंग में हुआ है, जो भी मीटिंग के फॉलोअप्स हैं, है ना, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, वो 14th डे पर जो है विद रेजोल्यूशन और किस किस ने वोट कैसे और स्टेटमेंट ऑफ ऑल द 6 मेंबर्स, ये सब चीज़ें पब्लिश हो जाती हैं ऑन द 14th डे। ठीक है जी, तो ये पूरे ऑपरेशन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। इसके बाद हम टूल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर कर इन्फ्लेशन को रेगुलेट करते हैं। एंड नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जिसमें कि हम ये चारों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे इन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। इसमें आपको 15 to 20 मिनट्स की क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि आप चलते फिरते कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी जिसमें सारा सिलेबस दोबारा रिवाइज होगा, एंड शॉर्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज। जैब 75 is the code that you can use to avail the offer and get a 75% discount. तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a very nice day.